महाकाल की नगरी उज्जैनी, महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी, महाकवि कालिदास की नगरी उज्जैनी, जहां पग पग पर है मंदिर और परंपराओं का इतिहास। हम आपको रूबरू कराएंगे इन सब से। देखना न भूलिए हमारा विशेष कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन के लाइव फोन इन शो हेलो डीडी में। मैं हूं कृष्णा शर्मा। हेलो डीडी जिसमें हम हमेशा नए नए विषयों को प्रकाश में लाते हैं या ऐसे विषयों पर बात कर सकते हैं या करते रहते हैं जिनमें आपकी या कह सकते हैं कि जन भागीदारी बेहद ज़रूरी होती है। इसी तरह के ऐसे विषय को हमने आज चुना है जो कि कहीं ना कहीं लगातार प्रकाश में बना रहा है। 2 वर्ष हो गए हैं स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुए, तो आज का विषय आप सही समझें, स्वच्छता अभियान पर ही बातचीत हम करेंगे। और जैसा कि पहले आपको बता दें, लाइव फोन इन शो है, इस पर सीधे तौर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। उसके लिए टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। नंबर्स आप चाहें तो नोट भी कर लें। नंबर्स हैं 1800-233-0040। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। इन नंबर्स पर सीधे तौर पर आप हमसे या हमारे विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं। और जैसा कि विषय खास है तो मेहमान भी खास होना बेहद ज़रूरी होता है। तो वक्त तो चला कि हम अपने जो विशेषज्ञ हैं, आज के मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अरुण सरावगी जी, जो कि नेहरू युवा केंद्र में संगठन में निदेशक हैं। बहुत स्वागत है सरावगी जी आपका। और साथ में है युवा प्रेरणा, जो कि मेघा परमार जी हैं। युवा प्रेरणा है एनएसएस और एनवाईके के साथ मिलकर कार्य करती हैं। और बहुत स्वागत है आप दोनों का स्टूडियो में। और मेघा जी के बारे में दर्शकों को बता दें कि युवा प्रेरणा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश से इनका जो चयन हुआ था, पूरे देश के प्रतिनिधि के तौर पर हुआ था। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मालदीव गई थी और काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा। बहुत सारी कह सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति जानी और हमारी संस्कृति के बारे में उनको बताया। इस बारे में और भी बातचीत होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करें सबसे पहले, लेकिन अरुण जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि एनवाईके की भूमिका अगर हम देखते हैं स्वच्छता अभियान में, बहुत बड़ी भूमिका लगातार देखने में आई है। अच्छे कार्य लगातार होते रहे हैं, प्रेरणा लगातार मिलती रही है। अभी चूंकि पूरा वातावरण सिंहस्थ की हम बात करें, उज्जैन में पूरा वातावरण भक्तिमय है। और कहते हैं कि जहाँ पे शांति चाहिए, जहाँ पे भक्ति चाहिए, तो वहाँ पर सफाई होना बेहद आवश्यक है। तो इस चीज को हम वहाँ पर जोड़ते हैं, उज्जैन से, वहाँ सिंहस्थ से जोड़ते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से पूरे विश्व में, समूचे विश्व में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वहाँ पर किस तरह का अभी आप किस तरह से एनवाईके कार्य कर रहा है स्वच्छता अभियान के लिए? बड़ा अच्छा सामयिक प्रश्न पूछा आपने। सिंहस्थ उज्जैन के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन ने बेहद कार्य किए हैं। हमारे माननीय सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश, और माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के, उनके मार्गदर्शन पर 21 अप्रैल से लगातार हम लोग गतिविधियां कर रहे हैं। पूरे देश से चयनित युवाओं को वहां पर बुलाया गया है। लगभग 275 युवा वहां पर काम कर रहे हैं। हर स्टेट से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और वहां पे इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी ने स्वयं रामघाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर किया। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। निश्चित ही कि एक मंत्री स्तर के व्यक्ति यदि स्वयं जाकर के साफ सफाई करते हैं तो आम व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो मतलब एनवाईके में कह सकते हैं कि युवा पूरी तरह से अभी समर्पित हैं इस समय पर उज्जैन में। उज्जैन में समर्पित हैं और इसके पहले भी
स्वच्छता अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। बिल्कुल ठीक है। अब मेघा जी आपसे भी जानना चाहेंगे, चूंकि युवा प्रेरणा है आप और युवाओं का देश कहा जाता है भारतवर्ष। अभी आप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मालदीव गई, आपको सम्मानित भी गया प्रशासन के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किस तरह से जोड़ती हैं आप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को और स्वच्छता अभियान से? क्या कुछ आपने वहाँ की संस्कृति से सीखा, क्या कुछ बदलाव वहाँ पर देखा? जैसे ही हम मालदीव में पहुंचे तो हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि हमारे देश की तरह ही होगा, पर वहाँ जाकर देखा तो काफ़ी कुछ हमें लगा वहाँ पर कि वो लोग सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है। जब मैं उनसे इसका कारण पूछी कि सभी की आदत होती है कि हम लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, उन्होंने कहा नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे। हमारा टापू, मालदीव एक टापू के समान है, वो पूरा एक कोराल पे डिपेंड है, पूरा एक पौधा है कोराल। यदि पॉलीथीन डालेंगे तो कोराल की नई प्रजाति नहीं उगेंगी और नया पौधा नहीं होगा तो हमारी जो जमीन है वो पानी में चली जाएगी। तो हमारा जीवन पौधे पे डिपेंड है और हम लोग स्वच्छता रखते हैं ताकि पॉलीथीन वगैरह ना फेंके तो नया पौधा आए और हम लोग बचे रहें। मतलब उनकी मजबूरी में ही शामिल है साफ सफाई रखना, ये भी समझ लीजिए आप। तो आप लगातार एनएसएस के साथ कार्य करते रही हैं, एनवाईके के साथ, और लगभग 2 साल हो चुके हैं स्वच्छता अभियान को। आप किस तरह का बदलाव अभी देखती हैं? शुरुआत जब हुई थी तब सब लोग नॉर्मली ऐसे लेते थे कि हाँ एक योजना चली है, पर धीरे 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 कुछ लोगों को देखकर हम लोग जब गांव में गए, हम लोगों ने सबसे पहले नालियां, सबसे पहले जो गांव की गंदगी जहाँ होती है, घर का कचरा जहाँ से निकलता है, नालियां गंदी होती हैं। हम लोग वहाँ गए, हमने नालियां जब साफ करना शुरू किया तो गांव को लोगों को लगा जब बाहर से वॉलेंटियर आके हमारे गांव को साफ कर रहे हैं तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि इन लोगों के साथ हम सफाई करें, और ये एक दिन करके जा रहे हैं, हम अब वर्ष भर हमारे गाँव को साफ रखें। तो इस तरह से वो जुड़े, और अभी वर्तमान भी जब हम किसी गाँव में जाते हैं तो हमें अंतर दिखता है। तो निश्चित ही बदलाव तो आया है, बहुत सारे बदलाव आए हैं कि भाई यदि खुद स्वयं इस तरह के युवा गांव में जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, नालियां साफ करते हैं, तो निश्चित ही एक प्रेरणा तो मिलती ही है। किसी भी काम को करने के लिए बड़ा या छोटा नहीं देखा जाता। कहते हैं कि काम बड़ा या छोटा नहीं होता, उसके पीछे की सोच मायने रखती है। और इस तरह के पिक्चर भी आपने देखे, फोटोज भी आपने टीवी पर देखे कि किस तरह से प्रेरणा स्रोत बने हैं गाँव-गाँव जाकर। इस बारे में और भी बातचीत होगी सफाई अभियान के बारे में। फिलहाल लेते हैं एक विराम। 4 5 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। चलिए विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो डीडी में। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। स्वागत है मिश्रा जी, प्रश्न पूछिए। मैंने सब देखा कि गांव में सफाई होती है तो यहाँ पर लोग जो अपना कचरा उठा के दूसरे के दरवाजे पे डाल देते, उसके सहन में डाल देते हैं, गंदगी फैला देते। तो उसी प्रकार से जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होता है, मेला और धार्मिक स्थल है, वहाँ तो भारी गंदगी होती, तो उसको किस प्रकार से शासन प्रशासन के लोग संभालते हैं?
हाँ, कहते भी है ना सरावगी जी के भाई जिम्मेदारी की तरह हो गया कचरा, उसको उठाने से ज्यादा सरकाना आसान है। तो इसका उत्तर आप क्या देना चाहेंगे? प्रश्न आपका कुछ अटपटा है। आसपास की सफाई करना ही हमारा काम नहीं है, नागरिकों की सहभागिता इसमें बहुत ज़रूरी है और ये जागरूकता से ही काफ़ी अच्छा स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है। ये जो आपने कहा कि कचरा लोग उठा के दूसरे के यहाँ फेंक देते हैं, निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में या आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ जागरूकता का अभाव है। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप लोगों को जागरूक करिए कि स्वच्छता अभियान में जो चलाया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मेघा जी आपसे भी इनका उत्तर चाहेंगे, क्योंकि एक युवा सोच भी देखें हम किस और जाती है, क्योंकि होता है, इसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते जो इनका प्रश्न था। हम हमारे नुक्कड़ नाटक जब हम गाँव में स्वच्छता के ऊपर करते हैं, नुक्कड़ नाटक ऐसा होता है कि आम व्यक्ति को उन्हीं के जो विचार होते हैं उसमें जोड़ सकते हैं। तो नुक्कड़ नाटक में हम ये चीज दिखाए थे कि एक पंडित जी रहते हैं, वो अपना कचरा हमेशा दूसरों के घर जाकर डालाते हैं। जब सुबह होती है तो उनको लगता है यार मैं तो सारा कचरा दूसरों के घर फेंक आया था, फिर मेरे घर के सामने से बदबू क्यों आ रही है। तो जब आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही दूसरे आपके साथ करेंगे। यदि आप कहीं भी कचरा फेंकेंगे तो आपके जैसे ही सब लोग हैं वे भी हर कहीं फेंकेंगे। तो जब खुद में बदलाव लाएंगे तब सब कुछ बदलेगा। धीरे धीरे बदलाव आ भी रहा है। बदलाव लाने की बिल्कुल जरूरत है कि भाई जैसा करेंगे वैसा ही होगा। और स्वच्छता अभियान एक व्यक्ति के घर तक सीमित नहीं है, इसे आप देखेंगे ये देश स्तर पर चल रहा है। तो कम से कम मोहल्ले में आप सोचें कि घर के बच्चे भी हैं और बगल में ही खेलने जाते हैं या तीसरे घर खेलने जाते हैं, तो आप भी मुझे नहीं लगता कि चाहेंगे कि घर के बच्चे गंदे में खेलें। तो कोशिश करें कि पूरा मोहल्ला या यूं कहें कि पूरा गांव शहर साफ रहे। इसके लिए कोशिश करें कि नगर निगम या नगर पालिका द्वारा जो डस्टबिन रखे जाते हैं वहां पर कचरा आप जाकर फेंके तो सफाई भी बनी रहेगी। सर आपसे अरुण जी एक चीज और एक समस्या एक देखने में आती है और एक वास्तविकता है उसके अंदर कि हम चाहते हैं कि सफाई तो रहे लेकिन हर जगह डस्टबिन नहीं मिलती है, इंतजार करना पड़ता है किलोमीटर्स तक कि भाई कहाँ फेंकें। उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्थाएं होना चाहिए कि जगह जगह डस्टबिन होगी तो स्व प्रेरणा मिलेगी कि भाई डस्टबिन में जाकर कचरा डाल लें। कृष्णा जी आपका सवाल बहुत अच्छा है और जहाँ तक मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में शहरी क्षेत्र में कहें या भोपाल में स्वच्छता अभियान में शासन ने सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। डस्टबिन्स रखी गई हैं, नियमित रूप से एक जगह पे कचरा डाला जाता है, फिर एक वाहन उठा के उसको ले जाता है। ये जहां मैं निवास करता हूं या जहां जहां इसकी मॉनिटरिंग करी है, ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा शासन का प्रयास है। और रिक्शा टाइप गाड़ियां लगा के रखी हैं जिसमें लोग घरों घर से कचरा इकट्ठा करते हैं तो और एक जगह उसको डंप करते हैं, वहां से कचरा हटाया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रयास तो हो रहे हैं, दोनों ही ओर से प्रयास करने की आवश्यकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल जी हैं भोपाल से। स्वागत है राहुल जी, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न यूथ रिप्रेजेंटेटिव से है कि स्वच्छता को जीवन शैली में शामिल करने के लिए ऐसे कुछ प्रयोग बताएं या कुछ ऐसे उदाहरण बताएं जिनसे कि यूथ मोटिवेट होकर स्वच्छता को या स्वच्छता मिशन को अपनी जीवन शैली में ला सके और उस पर काम कर सके। जी धन्यवाद। व्यवहारिक रूप से भी जुड़े रहें, जीवन शैली में लाना बहुत जरूरी है। राहुल जी ने अच्छी बात बताई है, उसका उत्तर आपने। राहुल जी, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है, अपितु नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। और इसमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेघा जी आप बताएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि आपने काफी काम किया हुआ है, तो किस तरह से शुरुआत इसकी करी आपने? वैसे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रीय जो लोग होते हैं वो बस में सफर करते, तो उनका पहला प्रश्न मुझसे यही था कि दीदी जहाँ जगह मिलती है हम तो वहाँ फेंक देते, कब तक उसको संभाल के रखेंगे। तो हम उनसे यही कहे आप आदत डालिए,
आप बोतलें खाली होती है, केले के छिलके हुए, पॉलीथीन हुई, जहां आपको आगे जाके डस्टबिन मिलेगा वहां आप डाल दीजिए। और फिर हमने बात की शौचालय की। शौचालय तो जिस गांव में हम काम किए थे, छापरी गांव में, शौचालय युक्त बना है, पर शौचालय बनने के बाद जरूरी होता है कि नियमित साफ सफाई। तो हम उन सब लोगों को यह समझाए कि आप आपके व्यवहार में उतारिए, घर की एक जिम्मेदारी बनाइए कि आप यदि शौचालय जाते हैं उसके बाद आप पानी डालिए, बाद में साबुन से हाथ धोइए और नियमित उसकी सफाई रखिए। और उनके बच्चों को ये सिखाया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी युवा पीढ़ी और उनके बच्चे हैं, तो उनकी जीवन शैली में हमने ये अच्छी आदतें उनको डलवाई, तो आज काफी चेंज आया है। मतलब ये है कि 2 मिनट तो आप किसी से कोई भी कार्य करवा सकते हैं, लेकिन उनकी आदत में डालना ज्यादा नियमित जरूरी है। में डालना पड़ता है उन लोगों को। और किस तरह की समाज कल्याण के लिए आपने और क्या क्या इस तरह के कार्य करें, थोड़ा सा उस बारे में भी आप बताएं। मैंने सबसे पहले जो होता है, घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी या घर के कामों की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, और गाँव की महिलाओं को उतनी जागरूक नहीं है जितनी होनी चाहिए। उन लोगों को कई चीजें नहीं पता होती हैं। तो सबसे पहले ये ग्रामीण परिवेश में हमारी बात हो रही है, शहरी? ग्रामीण, मैंने अधिकतर काम ग्रामीण महिलाओं पे किया है। तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहती हूँ कि अब घर की सफाई रखती है, खुद की सफाई रखती है, पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है महिलाओं को खुद की साफ सफाई रखने की, स्वच्छता की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो कार्यक्रम रखते हैं वो महिलाओं की टोली बिठाते हैं शाम की समय, और उनसे कहते हैं कि नालियाँ चौक क्यों होती है गाँव की, तो वो लोग जो राख से बर्तन साफ करती हैं उसके कारण होती है। तो हम लोगों ने वहाँ उनके साथ कि अब आप साफ कीजिए नालियाँ, कितना कचरा होता है, कितनी मिट्टी जमी होती है, तो उन लोगों के साथ नालियाँ वगैरह साफ सफाई की हम लोगों ने। पॉलीथीन की रैलियां निकाली, महिलाओं के ऊपर काम किया। बेटी बचाओ, जब गांव में बेटियां होती हैं तो उस समय उन लोगों का उत्सव मनाया, ताकि गांव वालों को प्रेरणा मिली कि बालिका भी हम लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल प्रेरणा मिली। और यहाँ पर देख भी सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से युवा प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं, किस तरह से गांव-गांव जाकर उनको समझाते हैं, उनकी जागरूकता को बढ़ाते हैं कि भाई किस तरह से आपको कार्य करना चाहिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको सीख देते हैं कि भाई सफाई करने से भी यदि नहीं वो बात समझ पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो किसी ना किसी तरह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वे सीखें कि साफ सफाई हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मोहल्ले और समूचे भारतवर्ष के लिए किस तरह से ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और आपसे जानना चाहेंगे अरुण सर कि एनवाई के युवा केंद्र की जो स्वच्छता अभियान को लेकर सफलता है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, कितना सफल देखते हैं, कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक पहुँचना बाकी है? ये स्वच्छता अभियान कार्यक्रम सघन रूप से नेहरू युवा केंद्र संगठन ने 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रारंभ किया। नेहरू युवा केंद्र संगठन से संबद्ध जो युवा मंडल हैं उसमें सक्रिय भागीदारी उनकी सुनिश्चित की गई। सबसे पहले जागरूकता अभियान के माध्यम से ये अभियान चलाया गया और काफ़ी अच्छा इसके परिणाम देखने को मिले हैं। हम न केवल स्वच्छता की बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, हम पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए भी चिंतित हैं, अधिक वृक्ष लगाने के लिए, गाँव में हर घर में शौचालय हो इस बात के लिए भी प्रयास करने का काम, जागरूकता का अभियान करते हैं। मेघा जी हमारे पास बैठी हैं, ये नेहरू युवा केंद्र की वॉलंटियर रही हैं और 2 साल में इन्होंने एक छापरी गांव को छापरी महिला मंडल के माध्यम से उस गांव को सभी परिवारों में शौचालय बनवाने का प्रयास, उल्लेखनीय प्रयास किया है। और इस प्रयास के फलस्वरूप मध्य प्रदेश शासन ने इनको मालदीव भी भेजा और मध्य प्रदेश आपके काम से काफ़ी गौरवान्वित है और गौरवान्वित नेहरू युवा केंद्र संगठन है। अभी हाल में इस तरह का तो मेघा परमार जी का हमने एक उदाहरण दिया है। हमारे लगभग 25,000 यूथ क्लब हैं जिसमें स्वच्छता अभियान के लिए सतत प्रयासरत हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। न केवल साफ सफाई का, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हाथ धुलाई वाला कार्यक्रम, स्कूल में बच्चों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी देने का भी हम लोग काम करते हैं। वृक्षारोपण आदि भी करते हैं और पॉलीथीन मुक्त वातावरण बनाने के लिए भी सतत प्रयास है।
करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद साजिद जी हैं भोपाल से। स्वागत है साजिद जी, प्रश्न पूछिए। साजिद जी, आपको हमारी आवाज मिल रही हो तो प्रश्न पूछिए। साजिद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर प्रयास करते हैं। यदि आवाज मिल रही हो तो प्रश्न पूछिए सर। संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी टेक्निकल रीजन के कारण, कोई बात नहीं। और ये तो आपने बताया किस तरह के प्रयास करे हैं, आगे किस तरह की योजनाएं, क्योंकि इसे योजना नहीं कहें, एक मिशन है स्वस्थ भारत या कहें स्वच्छ भारत, एक मिशन है। तो अभी आगे और किस तरह की योजनाएं हैं इसको सफल बनाने के लिए, किस तरह से कार्य करना है, कहाँ करना है, क्योंकि हम ग्रामीण युवाओं को, ग्रामीण महिलाओं को या ग्रामीण परिवेश के लोगों को समझाते हैं ऐसा ना करें, लेकिन हम शहर की बात करें तो यहाँ के दुकानदारों को भी समझाने की जरूरत है कि भाई पॉलीथीन बेचना बंद करो, तो अब लोग खरीदना बंद करेंगे। तो इस तरह और क्या योजनाएं हैं आगे, किस तरह से समझाएंगे लोगों को? कृष्णा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, नेहरू युवा केंद्र जो संगठन काम करता है उसका कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और 90% हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम स्वच्छ भारत मिशन के जो उद्देश्य हैं उनको करने के लिए सतत प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। इसमें जो आपका एक प्रश्न था कि क्या उपलब्धियां रही हैं, हाँ, जैसे हम लोग स्वच्छता अभियान में युवाओं को जो प्रेरित करते हैं, इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने कीमती समय में कम से कम 100 घंटे वो श्रमदान करें। बिल्कुल, श्रमदान के बारे में और भी बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। स्वागत है सर आपका, प्रश्न पूछिए। संजय जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी, हेलो संजय जी, प्रश्न पूछिए। सर, एक्चुअली में जानकारी चाहिए रही जी। वो सर क्या रहता है कि कोई एरिया रहता है जयपुर के एरिया है, वहाँ पे डस्टबिन नहीं रखा जाता, पूरे एरिया में डस्टबिन नहीं रखा जाता, तो हम लोग कहाँ फेंकेंगे अगर घर का जो भी खराब सामान है? कहाँ फेंकें, ये तो निश्चित है कि और दूर डस्टबिन ढूंढें, और कहाँ शिकायत करें या कहाँ से, इसके लिए आप ही उत्तर दें सर। कचरा कहाँ फेंकें, मेरे ख्याल से अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो हर आधा किलोमीटर की दूरी पर डस्टबिन की व्यवस्था है, वहाँ पे फेंका जा सकता है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो एक निश्चित रूप से एक स्थान ग्राम सभा ने सुनिश्चित की होगी, और नहीं की है तो आप उनसे अनुरोध करें और एक ऐसी जगह सुनिश्चित करें जहां कचरा फेंका जा सकता है। ऐसा ही शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में भी इस तरह की व्यवस्था आप सामूहिक प्रयासों से देखें और प्रशासन को भी अवगत कराएं कि जहां पे कचरा बिल्कुल, फेंका प्रशासन को अवगत कराने की जरूरत बिल्कुल है। और साजिद जी भी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है साजिद जी, प्रश्न पूछिए। सर, मैं कह रहा था आपसे जी। हाँ, सर आजकल क्या दो तरह का कचरा है हमारे पास? दो तरह का कचरा होता है, हेलो, ठोस और गीला। आप बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं सर। ये कह रहा था कि अभी क्या होता है कि लोगों को दो तरह का कचरा है, डेली को रहता है, ठीक है, जी जी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हम उसको भेजने जाते हैं की गाड़ी में देते हैं उसको, तो मेरे फिर परेशानी होती है, तो पूरा कचरा एक ही बार में इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारा जो कचरा करने का मतलब नहीं करता, निगम कर्मचारी उसको इकट्ठा और कर जाते हैं, तो उसको हम इस परेशानियों कैसे दूर किया जाए? परेशानी को कैसे दूर किया जाए, अच्छा प्रश्न है साजिद जी, और बहुत ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका मेघा परमार जी से उत्तर चाहेंगे हम। वैसे अधिकतर नगर पालिका क्या करती हैं, दोनों तरह का कचरा जब होता है वो उनके हिसाब से अलग अलग बांट लेती है, और आप बहुत अच्छा काम करते हैं कि दोनों कचरे को अलग अलग लेकर जाते हैं। तो जो वैसा गीला वाला कचरा, सब्जी का कचरा जो होता है, उसे खाद वगैरह बनाने के लिए आप खुद ही अलग करके रख लीजिए, जैसे कंपोस्ट खाद बनती है, उसके लिए आप अलग कर लीजिए। और जो पॉलिथीन वाला कचरा है, बोतलें हैं, उसे नगर पालिका का जो कचरा होता है उसमें डाल दीजिएगा, तो वो लोग उसका यूज कर लेंगे, या फिर उसे कचरा घर में डाल देंगे, तो वहाँ अपशिष्ट निवारण जो होता है उससे हो जाता है। तो अपशिष्ट निवारण इससे हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि कचरे का भी इस्तेमाल होता है, बहुत तरह का कचरा होता है। इस तरह से आप मेघा जी ने जो बताया उस तरह से उसका प्रबंधन कर सकते हैं।
और मेघा जी, इसके पहले जो एक प्रश्न था उसका उत्तर हमने सर से लिया था, जबलपुर से जो प्रश्न था कि गांव का जो कचरा है, गांव में उन्होंने बताया कि भाई नहीं होते डस्टबिन, उस दशा में क्या करना चाहिए? अधिकतर जैसे मेरे गांव में जो हो रहा है, पहले क्या होता था, सारा कचरा एक साथ, गांव का जो कचरा होता है सबसे उपयोगी कचरा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ गोबर का जो खाद होता है, सब्जी का जो कचरा होता है, मैंने अपने गांव में जो कहा वो ये कहा कि जो पॉलिथीन वगैरह होती है वो इकट्ठा कर लीजिए, सब्जी का कचरा होता है आप घूड़े में डालेंगे, मतलब घूड़ा जो हमारा खाद बनाने का जो घूड़ा होता है उससे बहुत अच्छी खाद बनती है। और जो पॉलिथीन हुई वो इकट्ठा किए और वो जला दी जाती है, उसे इधर उधर फेंका नहीं जाता है, क्योंकि जहां पॉलिथीन जाएगी उस जगह खेत में फसल नहीं उगेगी। तो सब लोग इस चीज को समझते हैं। तो गाँव, यदि आपके गाँव में डस्टबिन नहीं है तो आप कचरे को 2 अलग अलग भागों में बांटिए। जो आपका सब्जी वाला या ऐसा कचरा है उसे खाद के रूप में दीजिए, और जो पॉलिथीन वगैरह है उसे जला दीजिए। और यदि घर की जो धूल मिट्टी और ऐसा जो कचरा होता है, हर एक के घर में खुद के द्वारा जो हम कर सकते हैं, जो अब हम लोग सिखाए हैं, बाल्टियां जो होती हैं वो काफी कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, तो आप उसे भी डस्टबिन के लिए यूज कर सकते हैं अपने लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि भाई यदि प्लास्टिक का कचरा है तो उसको कोशिश करें कि वहीं जला दें, खत्म कर दें। हालांकि इसके साथ हम भी आपको एक बात और बताना चाहते हैं दूरदर्शन परिवार की ओर से कि भाई एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है, उसके लिए भी अच्छा नहीं होता पॉलीथीन को जलाना भी। तो आप तो कोशिश करें कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि आप शायद कचरे से बच जाएंगे लेकिन वातावरण जो है उसके लिए फिर कहाँ जाएंगे, वो भी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें। तो कोशिश करें कि इस तरह का जो पॉलीथीन है उसको इस्तेमाल ना करें। अरुण सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने बताया ग्रामीण क्षेत्र में ही 90% तक कार्य करते हैं एनवाईके के माध्यम से, लोगों की सोच में कितना बदलाव आया है इन 2 सालों में, कितनी जागरूकता बढ़ी है और क्या वे स्वप्रेरित होकर आगे आ रहे हैं? वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य आप क्या देखते हैं? इन 2 सालों में निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र से लगे हुए जो नर्मदा तट की हम बात करें, वहाँ पर घाटों पर सफाई का काम नियमित रूप से नेहरू युवा केंद्र हर शनिवार को कर रहा है। न केवल जबलपुर में, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर यूथ एक दिन अपने आप को 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए श्रमदान के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। और यही एक इस कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है। लोगों को जागरूक करने का काम हमारे यूथ क्लब बखूबी कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं जी। लोग श्रमदान भी करते हैं जी। कभी कोई समस्या आती है लोगों को समझाने में, या बहुत मुश्किल होता है कि भाई कहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, उनको भी समझा पाते हैं, बैठा के मोटिवेट करना, प्रेरित करना? जी, इस तरह का अभियान हम लोग चलाते हैं। अभी पिछले 1 साल से अड़ोस पड़ोस में युवा संसद कार्यक्रम एक माननीय सर्बानंद सोनवाल जी ने प्रारंभ कराया है नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से। हम लोग गांव के यूथ क्लब को इकट्ठा करके एक बैठक करते हैं, पंचायत के लोगों को बुलाते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के संदर्भ में और भी वहाँ के जो कुछ समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हल ढूंढते हैं। और प्रयास ये होता है कि सामूहिक, सरकार के ऊपर हम डिपेंड ना हो, प्रयास होता है कि सामूहिक प्रयास से और काम करें। इससे जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए, स्वच्छ और हरित भारत के जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उस दिशा में युवा मोटिवेट हो रहे हैं। बिल्कुल, तो सकारात्मक दिशा में तो जा रहा है ये प्रयास, और ज़रूरी है कि आप भी सकारात्मक रहें। प्रयास तो निरंतर हो रहे हैं, लेकिन आप स्वप्रेरित होते हैं तो निश्चित ही जो हमारे अरुण जी हैं या मेघा जी हैं, इन लोगों का कार्य बहुत आसान हो जाएगा, और कोशिश भी यही है। मेघा जी, जैसा कि आपके बारे में हमने जाना कि आपने भी बहुत छोटे से गाँव से शुरुआत की और एक कोई कार्यक्रम था उससे ही आप अचानक जुड़ गई, तो महिलाओं को या गर्ल्स जो हमारी लड़कियाँ हैं उनको किस तरह से आप समझाना चाहेंगी, किस तरह से प्रेरणा देना चाहेंगी, किस तरह से उनको आगे आना चाहिए या इस तरह के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की यदि हम बात करें? मैं कहना चाहूँगी, जैसे मेरी शुरुआत, मैं एक गांव से हूँ, छोटे से गांव से, सीहोर जिले के भी एक 26 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है भोजनगर, वहाँ से। तो मेरे लिए भी
भोजनगर से मालदीव तक जाने का सफर एक चैलेंजिंग रूप था मेरे लिए, बिल्कुल चुनौती थी। पर शुरुआत जब गांव से हुई, गांव से पढ़ाने के लिए मम्मी पापा ने, आजकल सभी गांव की बच्चियां होती हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। बाधाएं आती, हम लोग क्या सोचते हैं शुरुआत में कि हम गांव से आए हैं, हमसे कहीं बेहतर लोग बाहर होंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, और हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल नीचे आ जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है खुद में सुधार करने की। हमें कहाँ कमी है कि हम उनकी तरह नहीं हो पाते। खुद में हम थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, फिर मन में ये लाइए कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। हम ऐसा क्या है हमें कि हम उनकी तरह नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अपने अंदर बदलाव लाने के बाद एक आत्मविश्वास आता है। फिर मेरी शुरुआत कॉलेज के एनएसएस, सबसे पहले जो एनएसएस यूनिट होती है उसमें मैंने हमारे टीचर जो थे मुझे सामने लाए, फिर मैं स्टेज पे बोलना शुरू की। मैं भी गांव से थी, काफी घबराहट होती थी जब जाते थे, कई बार गलतियां होती थी, क्या बोलूं क्या होता था, सब लोग हंसते भी थे। सबसे शुरुआत में जब हम बोलते हैं, कहीं जाते हैं, कि गलतियों पे सब लोग हंसते, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो होगा हमारी लाइफ में कि हम शुरुआत में गलती करेंगे और गलती के बाद सुधार करेंगे, और जो हंसने वाले लोग रहते हैं वो वहीं रह जाएंगे। तो कभी भी अपने आप को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर सबसे बड़ी जो मेरी शुरुआत हुई थी, एनएसएस कैंप में मैं गई, और जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला, वो मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना चलाई जाती है, माँ तुझे प्रणाम, उसके द्वारा मैं चयनित हुई थी सीहोर जिले से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतनी योजना दी। और मेरे मम्मी पापा मुझे, क्योंकि उसमें गर्ल्स जाती हैं, 60 गर्ल्स का हमारा एक पूरी टीम थी, जिसके साथ में मालदीव कोचिन गई थी। कोचिन की हमने बॉर्डर देखी, फिर वहां से मैं जब आई तो मुझमें काफी कुछ बदलाव आया, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आया। घर से इतने दिन बाहर रही, मम्मी पापा को भी लगा कि नहीं, इतना आगे तक गई तो अब इन्हें रोकना नहीं चाहिए, काफी कुछ कर सकती हैं। और मेरे ही साथ मेरी जो सहपाठी थी, उन लोगों को भी एक थोड़ी छूट मिली, आजादी मिली अच्छे काम करने के लिए। बिल्कुल। तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म वहीं से मिला, फिर हम लोग काम करते गए। एनएसएस में जो समाज सेवा के कार्य थे उसमें हम बढ़ते गए। सबसे बड़ा काम जो हमारा था और जिसको देखकर हमें आगे बढ़ाया गया था, हमने एक गाँव लिया। अलग अलग जगह से करने से अच्छा कि आप एक जगह लो और वहाँ बिल्कुल सुधार करो। तो हम लोगों ने उस गाँव को, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक गाँव लो। जी हाँ, हमने शुरुआत एक गांव से करी, एक छापरी गांव है, वहाँ हमने सबसे पहले उस गांव को शौचालय युक्त किया। फिर गांव के लोग हमारी, कितना मुश्किल और कितना आसान रहा शौचालय युक्त करना पूरे गांव में? वो सबसे ज्यादा कठिन काम था शुरुआत जब हमारी हुई। गांव में जाने के लिए लोग हमारी बात नहीं सुनते। पहली बात तो जब होती है, बच्चे जब जाते हैं तो लोग हमारी बात नहीं सुनते। फिर हम लोग जब वहाँ गए, हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लीजिए हम आपके साथ काम करवाते हैं। जिनके गड्ढे खुद रहे थे शौचालय के लिए, हमने उनके गड्ढे खुदवाने में मदद की। फिर उन लोगों के जो प्रश्न थे, हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा, तो हमने यही समझाया, आप सुबह सुबह जल्दी उठकर जाते हैं, पुरुष तो चले जाते, प्रश्न जो पूछते थे हमेशा पुरुष पूछते थे, पर आप ये सोचिए कि आपकी घर की महिलाओं को कितनी परेशानी आती, कितनी शर्म आती है। और जब भी शौचालय, जब वो रोड पर जाते हैं तो उनको उठना पड़ता है, जितने लोग जाते, उन लोगों को ये समझ में आया। फिर उन लोगों ने हमारा पूरा सपोर्ट किया और वो गांव शौचालय युक्त बना। उसी गांव को हमने लेकर एलईडी युक्त, उसी गांव को हमने एलईडी युक्त बनाया। आज सारा गांव एलईडी युक्त है, वो वाला गांव। तो ये हमारे बिल्कुल। तो मेघा जी से बहुत सारी प्रेरणा यहाँ पर हमको भी मिलती है और उम्मीद करते हैं ग्रामीण महिलाओं को भी मिलती है कि एक छोटे से गांव से एक योजना के थ्रू, एक माध्यम से जुड़ी, और लगातार आप देखते हैं कि कहते हैं कि आसमान भी कम पड़ता है, जो व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है उनके लिए। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं आगे आने की। यदि आप कोशिश करते हैं तो आपको फिर कोई भी रोक नहीं सकता है। एक और बात है सरावगी जी, जो कि बीच में कहीं गुम गई, जानना चाहते थे, क्योंकि सिंहस्थ से हमने शुरुआत की थी। अभी सिंहस्थ में बीते दिनों कुछ बहुत ज्यादा तूफान आया, बारिश आई, पंडाल गिर गए, तो सफाई तो हर तरह की होती है, कीचड़ वहां बहुत हो गया, कचरा। तो किस तरह से प्रयास करे एनवाईके की टीम ने, युवाओं ने वहां पर, वो थोड़ा बताएं। सिंहस्थ के दौरान जो तूफान एवं बारिश के बाद मंगलनाथ में और दत्त अखाड़ा में जो नुकसान हुआ, चूंकि समय कम है तो जल्दी से आप उसमें युवाओं ने सतत प्रयास किए और माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री बीडी शर्मा जी के साथ लगभग 200 बच्चों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर स्वच्छता अभियान का बीड़ा उठाया, जो काफी प्रभावी रहा है और लोगों ने सराहा भी है।
बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने दी हमारे दर्शकों को, बहुत सारी बातें करी। बहुत धन्यवाद मेघा जी, आपका प्रेरणा के रूप में आप आए। और अरुण जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दर्शकों की दी। दर्शकों के लिए, खासकर ग्रामीण जो हमारे युवा हैं, जो दर्शक हैं, उनको हम बोलना चाहेंगे कि आपके आसपास भी आप देखें तो बहुत सारी प्रेरणाएं उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप देखें कि ये किस तरह से NYK की हम बात करें, NSS की बात करें, इन युवाओं की बात करें, निस्वार्थ भाव से, देश की सेवा के भाव से आगे जाते हैं, कार्य करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ाएं, किस तरह से आपको प्रेरित करें साफ सफाई के लिए। इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन स्वार्थ एक छोटा सा होता है कि देश की सफाई हो जाए, सब कुछ अच्छा से चलता रहे। तो इसी तरह की नई नई प्रेरणाओं से आपको मिलाएंगे, नए नए विषयों पर बातचीत आपसे करेंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।